दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया स्वागत करता हूं आपका इस विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में। और ये अंतिम कार्यक्रम है इस श्रृंखला का, जिसका नाम है दलित की गली। इससे पहले 3 कार्यक्रम और प्रस्तुत किए जा चुके हैं और ये मेरी पुस्तक जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप पहले के 3 कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा और हर कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पुस्तक को ख़रीदने के लिए जो लिंक है वो भी दिया हुआ है, और साथ ही आपको मैंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। पहले भाग में मैंने बात करी कि क्यों इतना समय लगा इस पुस्तक को लिखने में। दूसरे भाग में मैंने आपसे बात करी कि एक लेखक के मन की बात क्या होती है। तीसरे भाग में मैंने आपको बताया कि कौन सा वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, कौन सी वो शुरुआती कारण था जो कि मुझे लगा कि अनुभवों को निकालना है। अब इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगा कि ये जो दलित की गली का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत से अनुभव हुए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे कॉलेज के छात्र छात्राएं मुझसे मिले। उसके अलावा मैंने पुस्तक में बताया कि एक बार मैं कहीं पुस्तकें का कहीं कार्यक्रम था, तो वहाँ पर ये पुस्तकें रखी थी और किसी ने आके मुझसे कहा कि अरे ये कोई दलित, आजकल दलितों की किताबें भी आ गई। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि ठीक है, दलित आप कह सकते हैं कि एक गरीब दलित हो सकता है, या जैसा कि आजकल है कि हम अनुसूचित जाति के लोगों को दलित शब्द उनके लिए विशेषकर प्रयोग में किया गया है। पर उसकी जो स्थिति है, वो स्थिति क्या है? देखिए, वो स्थिति ना आंकड़ों से नहीं निकल के आती। आंकड़े भी महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने देखा है कि बहुत अच्छा, विशेषकर जो मुख्य धारा का जो अखबार है, और विशेषकर जो इंग्लिश के अखबार है, हिंदी के अखबारों में कम, इंग्लिश के अखबारों में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग होती है, बहुत अच्छे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। बहुत सी एनजीओज हैं जो कि इस बारे में काम कर रही है। लेकिन एक अंदर का जो दृष्टिकोण है, जो अंदर का जो चित्र है, दलितों के बस्तियों का चित्र है, वो इस पुस्तक में मैंने निकाला, और उनके जो जीवन का चित्र। और ये जो पुस्तक है, मैं आपसे कहूँगा कि मेरी अभी उम्र है लगभग 43-44 का मैं हो जाऊँगा। तो ये जो है, ये जो मेरे 30 साल तक के अनुभव थे, और जिन्हें मैंने 38 साल तक की या 40 साल तक की आयु तक निकाला, 30 साल तक, क्योंकि उस समय मैंने लिखनी शुरू कर दी थी। 2018 में जब मैं 39 का हुआ, हाँ, तो लगभग 29 साल की उम्र में मैंने लिखनी शुरू करी थी। तो वही लगभग 30 साल तक के अनुभव थे, और जिसे मैंने पूरा किया जब मैं खुद 35 साल का हो गया। 35 साल का हो गया, 38 में, खैर जो भी है। तो आंकड़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तब तक के हैं, इसके बाद तब तक जो जीवन को देखा वैसा मैंने उतारा है। इसमें मैंने कुछ भी मिलावटी नहीं किया है, मैंने सत्य को रखा है, जो देखा वो लिखा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मेरी पुस्तक है, ये एक इतिहास का दस्तावेज भी है। अभी इतिहास कैसे लिखा जाएगा? अभी मैं कहूँ भैया, दिल्ली में दलितों के क्षेत्र का इतिहास लिखो, दिल्ली में स्लम्स का इतिहास लिखो, तो कैसे इतिहास लिखे जाएंगे कि दिल्ली में फला फला नंबर की कॉलोनियाँ थी, फला फला नंबर के लोग रहते। और दिल्ली का नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के स्लम्स का इतिहास लिखो, तो इतिहासकार लिखेंगे फला फला कॉलोनियाँ थी, उनका ये जीवन था, वो ये जीवन यापन करते। अरे भाई, वो घुट घुट के कैसे मर रहे थे, वो कैसे एक के बाद एक उनकी जनसंख्या क्यों कम हो रही थी, वो किन राजनीति षड्यंत्रों का शिकार थे। और ये एक ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र, एक ऐसे राजनीतिक युद्ध जिसमें उनको न केवल अपने षड्यंत्रकारी का नहीं पता, बल्कि वो उसकी गुणगान कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा बन रहे हैं। ये इतिहासकार नहीं लिख सकते। ये इतिहास का दस्तावेज ये है, 58 पेजों में ये इतिहास का दस्तावेज है। ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर घर में रखनी चाहिए।
अपने घर में पुस्तक रख लो आने वाली पीढ़ी के लिए। भारत के सब मंत्री ये पढ़ो, पता लगे कि हो क्या रहा है अंदर। तुम स्टेजों पे जो भाषण देते हो, ये गरीबी उन्मूलन, हम गरीबी मिटाएंगे, हमने गरीबी मिटा दी, हमने गरीबों के लिए कर दिया, हमने दलितों के लिए कर दिया, हमने ओबीसी के लिए कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे भाई हो क्या रहा है? ये जो व्यवस्था है ना, जो क्रिएट करी जा रही है, ये एक जहाज जो होता है, पानी का जहाज, और उसमें बहुत बड़ा छेद है। ये ऐसा छेद है कि जिसमें ऊपर से आ रहा है और नीचे से जा रहा है, और हमें लग रहा है हमारा जहाज चल रहा है। अब मैं इस कार्यक्रम की जो प्रमुख बात थी कि भैया ये बता तो मैंने पिछले 3 कार्यक्रमों में भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसमें एक जो प्रमुख बात है वो बात आपको समझनी है। और वो बात ये है कि जैसे मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों के बारे में मैंने बात लिखी है उनको भी अपनी परिस्थिति का पता नहीं था, और मुझको भी अपनी परिस्थिति का पता नहीं था, और मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों, मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों। जहाँ जिन लोगों के बीच में पला उनको अपनी परिस्थिति समझ नहीं आ रही, ऐसा क्यों। और मुझे कैसे आभास हुआ, शिक्षा, जातिवाद से सामना, गरीबी से सामना, भाई भतीजावाद से सामना, धर्म से सामना, ये सब तो अपनी जगह है, सही है। लेकिन सामना होता है तो क्या होता है, या तो आप उसका प्रतिरोध करते हो या पीछे हट जाते हो। लेकिन समझते कैसे हो? समझ कहाँ से आती है? समझ आती है जब कोई दूसरा आपको दुनिया दिखाए, या जब आप खुद उसको देखना चाहो। तो मेरे साथ क्या हुआ, ये पुस्तक जैसे मैंने बताया 2012 में शुरू हुई, 12 में शुरू हुई और 18 में पूरी हुई लिखने का कार्य। फिर और कुछ वर्ष लग गए, और 4 साल लग गए छपने में। 12 में 31 साल का था मैं, इसलिए मैं बाबा कह रहा हूँ कि 30 साल तक की उम्र के अनुभव हैं। तो क्या हुआ, 2010 से मेरे एक मित्र बने, इटली के छात्र। अब वहाँ पे वो अपनी पीएचडी करना चाहते थे, तो उनके शिक्षकों ने कहा कि तुम ना भारत के अंदर जो जातिवाद है ना उसके ऊपर अपनी थीसिस करो, अपना शोध पत्र उस पर लिखो, जातिवाद पे। और उनको वहाँ के छात्रों को एक स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे वो भारत आते हैं, और भारत आके वो अपने जो भी शोध कर रहे हैं, भारत या कहीं भी जाना चाहे, उसके ऊपर वो एक प्रैक्टिकल भी करते हैं, देखते हैं जाके चीज़ों को, सिर्फ ये नहीं कि किताबों से पढ़ते हैं। तो वो मेरे मित्र बने और वो यहाँ पर आए, और पहले वो मुझसे पूछते थे कि मुझे कोई किताब बताओ, मैं इनके बारे में पढ़ना चाहता हूँ, उनके बारे में। फिर वो यहाँ पर आए, मेरे मित्र बने, और मुझसे उन्होंने कहा कि आप दिखाओ, मैं जातिवाद पे जो कर रहा हूँ तो मेरे को दलितों के क्षेत्र में लेके जाओ। तो मैं उनको ले गया, अपने क्षेत्र में भी ले गया, कई क्षेत्रों में ले गया। और उस समय जब हम घूमते थे तो वो एक प्रश्न करता था, वो क्या था, अब वो और मैं जाके दिल्ली में घूमते थे, और ऐसे उसने बहुत से और भी अपने मित्र बनाए जो कि आगरा, मुंबई, कलकत्ता, सब जगह वो गया, उसने दलितों के क्षेत्र को देखा, और शायद ये प्रश्न वो उससे भी करता हो, उनसे भी करता होगा। अब जब हम ऐसे क्षेत्र में जाते जहाँ बड़े बड़े घर होते, तो वह पूछता कि हे निखिल, डू दलित लिव हियर, कि हे निखिल, दलित यहाँ रहते हैं? तो मैं अपने यारदाश्त, अपने विचार, अपने रिश्तेदार, अपने जानकार, सबके बारे में सोचता कि यार यहाँ तो कोई नहीं रहते। हाँ, इक्का दुक्का किसी किसी अच्छी बड़ी कॉलोनी में रहते हो। फिर वह पूछता, आर दे ऑल्सो हिंदू हु लिव हियर, कि जो यहाँ पर रहते हैं वो भी हिंदू है? तो मैं कहता हाँ। तो कहते दलित भी हिंदू है? मैं कहता हाँ। वो कहता कि ये क्या कारण है, ये अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलती है सबको बराबर, तो हाउसिंग में यहाँ पर दलित कुछ तो होना चाहिए।
मैंने कहा नहीं, यहाँ पर या तो कोई मिनिस्टर बन गया भाई उसका घर होता है, या कोई इक्का दुक्का IAS अफसर बन जाता है, वो बड़ा अफसर मंत्री, वो भी बहुत कम, बहुत रेयर मतलब। और उसके अंदर ही मैं आपको बता दूं कि वो भी उन घरों के अंदर मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, दो तरह से बड़े एरिया होते हैं हर भारत के अंदर। एक तो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है जो किसी ऑफिस की होती है, एक होती है गवर्नमेंट की, जैसे GDA हो गया, DDA हो गया, आवास विकास योजनाएं हो गई। उनमें जो कोटा होता है उसमें से जो मकान निकलते हैं उसमें वो होते हैं, और उसके अंदर जो कोटे के अंदर जो मकान निकलते हैं वो भी क्या होता है, बहुत बड़ी आय वाले होते हैं, जो उनको ही बड़े क्षेत्र में मिलते हैं। और वो बड़ी आय वाले ऐसे होते हैं जैसे लाखों में एक, और उनमें भी कई लोग जो होते हैं वो सेल कर देते हैं उनको शुरू में निकलते ही, तो वो फिर भी रहते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो वो लाखों में जो एक होते हैं या हज़ारों में एक, मेरा अनुमान है कि लाखों में एक होते हैं। तो वो जब मैं देखा ना, और ये बड़े बड़े घर हैं, और ये जो कह रहा है ये, यार बात तो सही कह रहा है, यहाँ पर ये क्या कारण है कि ये यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। और मैंने भी तब तक सोचा नहीं था, हाँ मैं बचपन से देखता था, अरे ये बड़े बड़े घर है ये वो। तो वो फिर एक कारण बना कि ये जो है ना, देखूं कि भैया ये क्या है, ये जो, हाँ, ऐसा क्या है कि जो बस्तियां हैं, जय कॉलोनी है, स्लम्स हैं, यहीं पे सारे ज़्यादातर गरीब है, दलित है, OBC समाज के लोग हैं। हिंदू भी होते हैं जिन्हें हम सवर्ण हिंदू कहते हैं, वो भी होते हैं, ऐसा नहीं है। द्विज हिंदू भी होते हैं, सवर्ण तो OBC भी होते हैं, द्विज हिंदू भी होते हैं, ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय जाति आते हैं। मैं नहीं मानता जाति को, नाम दे रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए। मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन वो या तो व्यापार करते हैं या उनके मंदिर होते हैं या मजबूरी बस कुछ समय के लिए रहते हैं। तो वहाँ से एक, कहते हैं ना कि अपने आप को, अपने अंदर को खोजा मुझे। वो एक जो उसके जो प्रश्न थे ना, और वो जो दृष्टिकोण था उसका, उसने कहीं ना कहीं सोचते पे मजबूर भी किया कि ये यार ये क्या क्या है, ये क्या लगा हुआ है ये सब। और वाकई में आप देखो, 500 गज की, 1000 गज की, 2000 गज की बड़े बड़े घर हैं। और ऐसा नहीं है कि जो कुछ कॉलोनीज जो बसी जहाँ पे दलितों को रखा गया, उसके आगे कोई ज़मीन नहीं थी, उसके आगे भी कई 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 हजारों एकड़ ज़मीन का जो है ना वो बसाई गई हैं। लेकिन इस देश में ये एक समस्या है कि इस देश में केवल दलित, आदिवासी या OBC समाज का नहीं, इस देश में अलग गरीब को भी कोई नहीं पूछता। ये बहुत बड़ी समस्या है। और भाई भतीजावाद वगैरह सब भी है, और कई चीज़ें हैं। तो खैर वहाँ से मुझे एक ये फिर उपन्यास जो लिखने की एक प्रेरणा वहाँ से ही मेरे को मिली। तो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इसको ज़रूर लीजिए और पढ़िए। छोटा है, बड़ा नहीं है, पर जैसा मैंने बताया, मैंने वो लिखा है जो देखा है, जो सोचा है। और जो देखा है ना मैंने, दैट इज़ एविडेंस, वो प्रमाण है। क्यों है प्रमाण? व्हाट इज एन एविडेंस? एविडेंस क्या होता है? एविडेंस एक्ट क्या कहता है? एविडेंस किसे मानते हैं? प्रमाण कोर्ट में किसे माना जाता है? किसी ने कत्ल किया और किसी ने उसे देखा, और कोर्ट में अगर 4 लोगों की गवाही हो जाए कि हाँ भाई मैंने ये देखा है, तो जो आंखों देखा होता है वो एविडेंस है। मैंने ये आंखों देखा लिखा है, इट इज़ द एविडेंस इन द हिस्ट्री। ये इतिहास का एक प्रमाण है, ये इतिहास का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इसे रखिए, इसे संभालिए। आप भारत में शीर्ष हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इसे पढ़िए। आप फिल्मकार हो, साहित्यकार हो, इसे पढ़िए तो सही। अरे देखिए तो सही, देखिए तो सही। क्या तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं और भी अपनी पुस्तकों पे कार्यक्रम बना रहा हूँ, अभी बनाऊँगा थोड़ी देर में, और वो अलग श्रृंखला होगी, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।